वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है जो यूके में है, प्रेग्नेंट है, उनका पार्टनर प्रेग्नेंट है या अपना बेबी प्लान करने वाले हैं। तो आज हम आए हैं यहाँ अरमान जी के पास। उनको अभी अभी गॉड ने एक बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया है। तो आज हम उनसे उनका सारा एक्सपीरियंस, प्रेगनेंसी से लेके डिलीवरी तक का, उनसे सब एक्सपीरियंस उनका शेयर कर लेंगे। उनसे सब कुछ जान लेंगे कि यहाँ पे NHS की जो सर्विसेज है वो कैसी हैं, डिलीवरीज, डॉक्टर्स कैसे हैं यहाँ पे, डिलीवरी के टाइम पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती है, एंड एवरीथिंग। तो चलिए बात करते हैं। हेलो अरमान जी, पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर बेबी गर्ल। पहले तो थैंक यू सो मच आपका। तो सबसे जो बेसिक क्वेश्चन आई थिंक जो होना चाहिए वो ये कि प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक कितना खर्चा आपका आया होगा यहाँ पर? खर्चा यहाँ पे नहीं आता है, खर्चा यहाँ पर जीरो आता है। ठीक है, खर्चा सिर्फ आपका क्या आएगा, जो आपका ट्रैवल एक्सपेंस होगा और जो कुछ लाइक अपनी प्राइवेट केयर, मेडिसिन, आयरन मेडिसिन, फ्रूट्स वगैरह, इन चीज़ों पे मतलब आपका मेडिकल वैसे कोई यहाँ पे अमाउंट नहीं। और ऐसा भी कुछ है कि आपने यहाँ यूके में बेबी प्लान किया तो बेबी को PR मिल जाएगी, ब्रिटिश सिटीजनशिप मिल जाएगी, आपको PR मिल जाएगी, ये मिथ पहले तो आप सबका क्लियर करें। नहीं, बिल्कुल ये सब कुछ होगा, पर ऐसा नहीं है कि कुछ भी एकदम से हो जाएगा। और जब बेबी को ILR मिल जाएगी उसके बाद आपका वीज़ा 1-2 साल कन्वर्ट होगा बेबी का, उसके बाद 2 साल के लिए फिर बेबी का पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब वो ILR अप्लाई कर दोगे, उसका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आप अपनी भी ILR अप्लाई कर सकते हो। ओके, एंड यहाँ पे कुछ मैटरनिटी लीव का भी कुछ? हाँ बिल्कुल, अगर आप यूके में NI पे जॉब करते हो तो आपको मैटरनिटी और तेरे फादर के लिए पैटर्निटी लीव भी फैसिलिटी गवर्नमेंट देती है। उसे अगर आप किसी रजिस्टर्ड कंपनी में जॉब करते हो तो आपने अपना फॉर्म फिल करके कंपनी को दे देना है। वो आगे का प्रोसेस उनका होता है, वो अपना कंपनी में भेज देते हैं। उसके बाद आपको 25 वीक के बाद, 25 वीक के प्रेगनेंसी के बाद आपको प्रेगनेंसी अलाउंस हो जाती है। तो उसके बाद आपको प्रेगनेंसी अलाउंस के लिए आप जा सकते हो। वो 9 मंथ से लेके 1.5 ईयर तक होती है, पर शुरू के 9 मंथ आपको पेड होते हैं। नेक्स्ट एक्सटेंड हो जाता है पर वो आपको पेड नहीं होता। ओके, पेड नहीं है? पेड नहीं होता वो, पर एक्सटेंड हो जाता है वो आपका 6 मंथ का टाइम और एक्सटेंड हो जाता है। तो वो जो पेड आपकी सैलरी रहती है वो कुछ परसेंटेज पेड होती है या फुल? आपकी सैलरी नियरली 90% के आसपास आपको रकम मिलती है। ओके, लेट अस सपोज आपकी वाइफ की सैलरी 1000-1200 पाउंड के आसपास है, तो आपकी मंथ में वो आपसे पूछते हैं कि आपको मंथ में 2 बार चाहिए, 3 बार चाहिए, 4 बार चाहिए। ओके, तो 2 बार मैक्सिमम लोग 2 बार के लिए जाते हैं, और जिनकी वीकली बेसिस पे सैलरी आती है तो वो वीकली बेसिस पे जाते हैं। जैसे हमारी मंथली आती थी तो फिर उस हिसाब से होता है। जैसे 1000 आपकी सैलरी है तो लगभग आपको 900 पाउंड आपके मिलेंगे, 2 ही है। ओके, और इसका कुछ स्पेशल क्राइटेरिया या कुछ रहता है या आप किसी भी मदर को मिलेंगे ही मिलेंगे प्रेगनेंसी के बाद? नहीं, ऐसा नहीं होता कि हर किसी को ही मिलेंगे। आपके डॉक्यूमेंट सफिशिएंट होने चाहिए। हर जगह की जॉब का क्राइटेरिया है कि आप 6 महीने कहीं का होता है कि आप मिनिमम 6 महीने यहाँ पे जॉब करोगे, उसके बाद आपको अलाउड है। कहीं होता है 1 ईयर होता है। जैसे NHS वाले हैं, लाइक मेडिकल लाइन से है, जो उनके 2 ईयर के बाद, 1 ईयर के बाद कुछ इस तरीके से मिल रहा है। तो आपकी वाइफ को क्या मैटरनिटी लीव अलाउंस मिला? नहीं, ये आपने अच्छा क्वेश्चन करा। एक्चुअली हमें नहीं मिला, बिकॉज क्या हुआ, पहले मेरी वाइफ केयर होम में जॉब करती थी, तो वो 2-3 महीने करी, मुझे वो जॉब पसंद नहीं आई, तो हमने वो स्किप करा के उसे कहीं और रजिस्टर्ड नहीं कराया। तो हमने कैश में जॉब के लिए हम चले गए, क्योंकि स्टूडेंट थी, इतना टाइम नहीं था और हमें जॉब फायर हुई। पर हमने उनसे ही बात करके कि हमें NI पे ही जॉब करनी है उन्हीं का, तो हम NI पे रजिस्टर्ड हो गए थे वहाँ पे। पर उन्होंने हमें सैलरी देने से, मतलब मैटरनिटी अलाउंस के लिए मना कर दिया था। ओके, क्यों मना कर दिया था? क्योंकि मिनिमम 6 महीने का उनका रेशो था कि 6 महीने कम से कम आप यहाँ पे जॉब करोगे तो उसके बाद वो करेंगे। पर आपको घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे दम तोड़ जाते हैं। ये बहुत ही कम लोगों को अगली लाइन का पता है कि आप उसके बाद भी जा सकते हो मैटरनिटी अलाउंस के लिए। ओके, अगर यहाँ पे किसी भी मदर के पास जॉब नहीं है या उनकी जॉब से उन्हें मैटरनिटी अलाउंस नहीं मिल रहा है
उसके बाद भी आप यहाँ गवर्नमेंट से मैटरनिटी अलाउंस ले सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने सफ़र कहाँ से शुरू करना है। तो कहते हैं ना, लो सफ़र शुरू हो गया, तो वो आपने सफ़र शुरू करना है जैसे ही आपकी वाइफ को पता लग जाता है, सबको पता लग जाता है कि राइट नाउ आई एम प्रेग्नेंट, क्योंकि प्रेगा किट आती है वो उनसे चेक कर रहे थे। तो सबसे पहले आपने जाना है जीपी पे। जीपी पे अपने जीपी को जाके बताना है कि हम ऐसे ऐसे प्रेग्नेंट है, और आपका जो भी एरिया होगा, जैसे आप हेज में रहते हो, साउथ में रहते हो, तो ज़्यादातर इंडियन हॉस्पिटल आता है, तो कि उसके लिए आप रेफर हो जाते हो, तो वो आपको एक लेटर देते हैं, अर्ली प्रेगनेंसी का भी लेटर देते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, लाइक आपको ब्लीडिंग हो गई, लाइक आपको कुछ भी दिक्कत आ रही है, तो आप जाके इमरजेंसी में, अर्ली प्रेगनेंसी में किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हो। एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिथ तो नहीं, एक्चुअली ये फैक्ट की बात है। यहाँ पे जो NHS का सिस्टम है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पुअर है। लोगों को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, कई बार कितने कितने दिनों तक उनकी अपॉइंटमेंट नहीं आती है। तो क्या ये प्रेग्नेंट वुमेन्स के साथ भी सेम इशू रहता है कि उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है, टाइम नहीं दिया जाता है? बिल्कुल, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है सत्यम आपका। NHS यूके का सभी कहते हैं कि बहुत अच्छा नहीं है, पर प्रेग्नेंट लेडी के लिए जो हमने देखा है तो यहाँ पे बहुत अच्छा है। आपको टाइम टू टाइम अपॉइंटमेंट मिलती है, जब आपको ज़रूरत हो आप कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में अर्ली प्रेगनेंसी के लिए जा सकते हो, चेकअप के लिए जा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आप प्रेगनेंसी यहाँ पे प्लान कर सकते हो, पर उसके लिए आप प्री प्लान होके चलिए। लाइक अपने जब आपकी डिलीवरी आए उससे पहले आपके पेरेंट्स का कोई, मतलब आपकी फैमिली मेम्बर किसी ना किसी को आप हायर बुला लो यहाँ पे, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि बहुत से लोगों को नॉलेज नहीं होती, हमें भी नॉलेज नहीं थी यार, क्योंकि इवन तक ये नहीं पता था बच्चों को होल्ड कैसे करना है, ठीक है। और जब वाइफ लेबर में होती है वो टाइम भाई आत्मा कांप जाती है सबके। मेरी भाई, मैं बेहोश हो गया था, ये सीरियसली बात है, मैं बेहोश हो गया था। चलिए, मैं सोया पड़ा था और ये लेबर में थी, कौन थी वही हॉस्पिटल में ही मैं सोया पड़ा था। सुबह आई जो नर्स आई, उसने आते ही बोला कि मतलब इसके पेन स्टार्ट हो गए, क्या मैं आपकी वाटर बॉल ब्रेक करनी पड़ेगी। तो मैं नींद से उठा और मुझे एकदम चक्कर आ गए, मेरे बीपी लो हो गया। मैंने 15-20 मिनट उठा, उसके बाद करना जो भी करना है। लाइक सीरियसली वो टाइम ऐसा होता है, आपकी वाइफ जो पेन में होती है ना भाई, मतलब वो रूह कांपने वाला सीन होता है, पर जिसके आप अपनी वाइफ के लिए इतनी केयर करते हो, उसे पेन में देखना भाई मुझसे तो नहीं देखा गया। मेरे तो मन से बार बार यही निकल रहा था, जो मर्जी कर दो, इसे बस ठीक कर दो, इसे पेन में वाला है। ये कुछ देते हैं वो किस चीज? हाँ, इंजेक्शन वगैरह जो बिल्कुल। एक्चुअली उस इंजेक्शन के साथ बहुत सारी चीजें हैं। उस इंजेक्शन का नाम है एपिड्यूरल। वो लगता है आपकी रीढ़ की हड्डी में, बैकबोन में, रीढ़ की हड्डी में वो इंजेक्शन आपको लगता है। तो अगर वो बेसिकली वो इंजेक्शन क्या है कि वो आपका एरिया ना सुन्न कर देता है। वो सुन्न करता है बेसिकली, कि आपको पता ही नहीं लगता क्या हो। काइंड ऑफ एनेस्थीसिया। हाँ, उससे भी एक एडवांस पार्ट कह सकते हो आप। एनेस्थीसिया का भी एडवांस है। हाँ, उसमें एनेस्थीसिया नशा होता है, ठीक है, पर आपको पता रहता है क्या हो रहा है, नींद आती रहेगी। पर जब आप एपिड्यूरल ले लोगे तो आपका एरिया सुल हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं पता लगेगा कि आपके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। पर इसके बारे में हम थोड़ा और आगे बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं आपको शुरुआत की चीज़ें बताता हूँ, या हम सीधा ही डायरेक्ट ऊपर चले गए हैं। तो क्या होता है, जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो जाती है तो आपकी अपॉइंटमेंट शुरू हो जाती है, जो हमारा सफ़र शुरू होता है। तो लाइक फर्स्ट अपॉइंटमेंट नियरली 3rd मंथ में आती है। 3rd मंथ में हॉस्पिटल में आपका अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है, तो उसमें वो आपको बताते हैं कि हाँ आपका बेबी ग्रो कर रहा है। ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती है सबसे यहाँ पे, जब आप 5-6 महीने में चले जाते हो, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम आती है ब्रदर, कि हम जो इंडियंस हैं, इंडियन एशियन पीपल जितने भी हैं, यहाँ पे गर्ल्स का साइज कितना है यार, 5, 4.5, 5.25, मैक्सिमम 5.25, सबसे लंबी 5 मैक्सिमम ये गर्ल्स का साइज है। तो यहाँ पे एक ना ग्रोथ चार्ट होता है, बेबी ग्रोथ चार्ट। और जो यहाँ के ब्रिटिश पर्सन्स हैं वो यार 6 फीट से तो स्टार्ट ही है, लगभग सारे ये, तो इसलिए उनका जो ग्रोथ साइज है वो बड़ा है। तो हमें भी भाई सारी प्रेगनेंसी हम डरे रहे, और मैं नहीं, जब मैं हॉस्पिटल में गया मैंने वहाँ पे अपने साथ के कम से कम 15-20 लोग देखे
जिन सभी के साथ सेम प्रॉब्लम थी, सेम ही चीज़ थी। वो जाते हैं, चेक करते हैं, वो अपने ग्राफ में मापते हैं, वो कहते हैं आपका बेबी सही से ग्रो नहीं कर रहा है, आपके बेबी का साइज छोटा है। और वो बस आपके दिमाग में बात जाती है वो चीज़ कि नहीं यार बेबी का साइज छोटा है, छोटा है। इतनी ज़्यादा साइकोलॉजिकल बात है। अगर आप ऐसा बेबी प्लान कर रहे हैं, डॉक्टर आपको बताएं कि आपकी बेबी की ग्रोथ नहीं हो रही है, डोंट वरी, वो ब्रिटिशर्स के हिसाब से नहीं ग्रो कर रहा है, बट वो एशियंस के हिसाब से, इंडियंस के हिसाब से उसकी ग्रोथ बिल्कुल नॉर्मल है। आप बस अपनी वाइफ का, अपने बेबी का ध्यान रखें, फूड खिलाए उसे, हेल्दी फूड दे, इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा माइंड पे स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली हमें भी 23 जनवरी दी हुआ था, जो अभी आया भी नहीं है। और हमें 12 दिन पहले ही, 10-12 दिन पहले ही उन्होंने एडमिट करके हमारी डिलीवरी के लिए करना पड़ गया था। और यार एक चीज़ और भाई, यहाँ पे कोई भी गर्ल्स नहीं करती है। आप एक्सरसाइज शुरू करें चौथे, 5वें, 6, 7वें महीने से। ओके, हल्की हल्की तो 5वें महीने से भी कर सकते हो। अब हल्की मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ही, पर आपका जब 7वां 8वां महीना क्रॉस हो जाए तो आपको एक्सरसाइज कंटिन्यू कर देनी चाहिए, रनिंग, स्क्वाट्स। तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए। ओके, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी, और अगर आप किसी और भी डिलीवरी के लिए चाहते हो। कितनी टाइप्स की डिलीवरीज होती हैं? हाँ, ये भी आपका एक अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे डिलीवरी 4 तरीके से है, पर नॉर्मली यहाँ 3 तरीके से ही डिलीवरी होती है। एक होती है नॉर्मल डिलीवरी, ओके, ठीक है, एक होती है अपनी फोर्सेप, ओके, या आप कह लो वैक्यूम डिलीवरी। क्या वैक्यूम लाइक 3 इडियट्स में आपने देखा होगा, वैक्यूम पप लगा के वो बेबी को निकालते हैं। और एक होता है सी सेक्शन। एक सी सेक्शन के बाद भी होता है, उसके लिए जाना नहीं पड़ता यार, ना ही बहुत ही रेयर चांस में, उसके लिए मुझे उसका नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, पर बेसिकली इन 3 क्राइटेरिया में ही अपना हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है। तो इसमें भी 2 बातें है सकते हैं। क्या होता है, एक होता है कि अब हमारी जनरेशन है, हम आप जनरेशन हो, तो हमारे फूड स्ट्रक्चर क्या है यार, एक टाइम बर्गर खा लिया, एक टाइम रोटी भी खा ली, एक टाइम कुछ, तो हम बहुत हेल्थी नहीं है। क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स को, 1 को 2 को नहीं, मैं लगभग 80% गर्ल्स का बताऊंगा आपको कि उनके पेन्स नहीं होते। कुछ उनके पेन्स नहीं होते, कुछ ये डरा के आपको पहले ही एडमिट कर देते। हमारे साथ भी ऐसे हुआ। मेरा 2 वीक 9th मंथ में 2 वीक पहले स्कैन था। मैं हॉस्पिटल गया तो उन्होंने मुझे बोला क्या नाम है कि स्कैन करा, तो कह रहे नहीं बेबी का साइज ग्रो नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा डर गया कि हाँ यार अब तो लास्ट टाइम, अब तो ग्रो होना चाहिए। तो वो कह रहे पहले हमारी 23 तारीख थी, हम पे एक मेल आई कि आपको 17 को एडमिट होना है। उस दिन कह रहे आपको अभी एडमिट होना पड़ेगा। ओके, वो कौन सी डेट थी वो द 10। ओके, सो उन्होंने 23 बोल के 17 की मेल करी और 10 को ही एडमिट करिए। हम गए, कह रहे नहीं आपको अभी एडमिट होना पड़ेगा। हमारा भाई वो तो थैंक गॉड की मेरी यहाँ पे फ्रेंड लगा लो या कजन लगा लो थी एक, तो उसने बहुत सारी चीज़ें अरेंज पहले से ही करवा रखी थी हमारे साथ मिल के। तो हमने अपना बैग पैक करा। और आप बैग पैक करना, भाई ये बात यहाँ आ गई, इसे मैं यहीं पे शुरू करूँगा कि बैग पैक के लिए क्या करें। हाँ। भाई यहाँ हम क्या सोचते हैं, इतनी सारी लिस्ट है आप पे बैग पैक करने की ना। वो डॉक्टर्स आपको कुछ लिस्ट प्रोवाइड देते हैं, डॉक्टर्स भी देते हैं, पर आपको भाई कुछ इकट्ठा करने की लोड़ नहीं है। मेरा बैग था, आप देखते मेरे पे 2 बड़े बड़े बैग थे, क्योंकि मुझे सबने बताया ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। मैंने बड़ा बैग ऐसा क्या ऐसे मैंने कंबल, जैसे अपने कंबल, उसके ओढ़ने के लिए कंबल, बेबी के कपड़े, बहुत सारे तरीके के कपड़े, वाइप्स, ये वो जो मेन चीज है वो आपको लेके जानी है। सिर्फ आप लेके जाओ बच्चे की वेस्ट, ओके, क्योंकि बच्चे के बेबी सूट्स, दैट्स इट। मेन आप ये चीज लेके जाओ जो बेबी के कपड़ों के हिसाब से है। उसके बाद आप एक उसे लपेटने के लिए कॉटन का, ये अपने वुलन वाले नहीं, गरम वाले नहीं, कॉटन का एक टॉवल, ठीक है। और अपनी वाइफ के लिए 2 ड्रेस, मतलब उसके डालने के लिए 2 नाइट सूट। और कंबल लेने की कोई भी लोड़ नहीं है भाई, वो सब प्रोवाइड कराते हैं। और बहुत सारी चीज़ें अपना बड़े डाइपर लेके जाने हैं आपको। और अपनी जो लेडीज़ है उनके लिए जो मैटरनिटी पैड होते हैं वो लेके जाने हैं, और वाइप्स। वैसे वाइप्स और आपको कुछ भी पैक करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वो प्रोवाइड कराते हैं। कसम से भाई मैं बैग लेके गया था, मेरे बैग में मैंने बेबी के कपड़े निकालने के अलावा कुछ भी नहीं टच करा। 2 बार मैं बैग ऐसे ही वापस घर लेके आया।
हमें वो अलग बात है कि हमें बहुत ज़्यादा दिन लग गए थे हॉस्पिटल में, कि मुझे 6 से 7 दिन लग गए थे। हमें बस अपने ही कपड़े एक्सचेंज करे थे हमने, मैंने और मेरी वाइफ ने, हमने वो मंगवा लिए थे दोबारा। पर यार ऐसा तो हमारा फ्रेंड सर्कल भाईचारा कुछ है, कहीं ना कहीं होता है, सबका ही होता है, 2-4 बंदे तो होते ही है कि अगर आपको लंबा टाइम लग रहा है तो अपने घर से अपने लिए कपड़े मंगा लो। तो लंबा टाइम लगने के पीछे भी कोई रीजन था, कोई रीजंस मैं बताता हूँ क्या। जैसे हमें पहले एडमिट करा अर्ली, मतलब हमें अर्ली एडमिट कर दिया, तो वो क्या करते हैं भाई, आर्टिफिशियल पेन का प्रोसेस शुरू करते हैं। ओके। आर्टिफिशियल पेन का जो मैक्सिमम कर ही देते हैं वो सभी के साथ ना, तो उसमें अगर आपको पेन नहीं लगी तब भी वो करना ही पड़ता है, क्या। तो अगर वो पहले एडमिट करते हैं तब भी वो करते हैं, तो क्या करते हैं, मे बी ओपो दो, आई डोंट थिंक सो कि ओपो होगा, वो एक पट्टी होती है ना, जैसे आपको कैसे समझाऊं मैं, हाँ लाइक इतनी बड़ी एक पट्टी होगी इसी तरीके की, उसके रिबन टाइप। हाँ रिबन टाइप, लाइक हाँ थ्रेड टाइप, उसके फ्रंट में इतने एरिया में दवाई लगी, ओके। मेडिसिन लगी हुई, वो आपकी वजाइना में, आपके पार्टनर की वजाइना में बिल्ड करेगी, इंसर्ट करेंगे। हाँ, और उसे रखेगी वो, मतलब कई बार उससे 2 घंटे बाद, कई बार 6 घंटे बाद, कई बार 12 घंटे बाद, और कई बार 24 घंटे बाद पेन होने शुरू हो जाता है। आर्टिफिशियल पेन होने शुरू हो जाते हैं थोड़े थोड़े। तो मेरी वाइफ को लगभग 6-7 घंटे बाद हरकत होने लग गई थी, उसके बाद 12 घंटे में उसे और भी पेन हो गए थे। पर कई बार क्या होता है सत्यम, कि बच्चे को ना अंदर वो अच्छा फील नहीं करता उस मेडिसिन से, ओके। तो वो उसे सही नहीं लगती मेडिसिन, उसकी हार्ट बीट अप एंड डाउन जाने लग जाती है, बेबी की जाने लग जाती है, वो लाइक नहीं करते, तो वो तभी निकाल भी देते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है भाई, कुछ भी इसमें हो सकता है ना। तो मेरा बेबी 11-12 घंटे के बाद अनकंफर्टेबल होने लग गया था। ये डॉक्टर्स को पता लग जाता। हाँ, ये डॉक्टर्स को पता लग, क्योंकि हर टाइम आप मॉनिटरिंग पे रहते हो, ओके। आपकी टमी पे 2 पंप लगे होते हैं, जो जिसमें बेबी की हार्ट बीट वगैरह, बेबी का सब कुछ, और आपकी भी हार्ट बीट वगैरह, पल्स वगैरह आती रहती है। ओके। ठीक है, तो वो उन्हें पता लग जाता है, तो उन्होंने रिमूव कर दिया। उसके बाद इसे पर पेन स्टार्ट हो गए। उसके बाद वो क्या करते हैं, एक और मेडिसिन देते हैं सबको, जो आपके मतलब कनूला लगाते हैं, कनूला में वो दवाई देना स्टार्ट करते हैं, और जो नीचे जो होता है तो उसका होल होता है भाई, वो ना 10 सेंटीमीटर तक ओपन होना चाहिए बेबी डिलीवरी के लिए। 10 सेंटीमीटर होना, तो वो उस मेडिसिन के बाद पेन, जब आपको पेन्स लगते हैं तो वो स्टार्ट ओपन होना शुरू होता है, जैसे 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6, 8, 10। जब 10 सेंटीमीटर आपका फेस ओपन हो जाता है, उसके बाद ही आप डिलीवरी के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए, दूसरी डिलीवरी के लिए जा सकते हैं। वो आपकी वेट करते हैं, आपको तब तक वो आर्टिफिशियल पेन देते रहेंगे। वो पेन इस तरीके से देते हैं सत्यम, कि जब भाई शुरू के 6-7 घंटे थे, आपकी वाइफ थोड़ा सही थी, उसे पता लग रहा था। जब जैसे जैसे टाइम बीतता है, मेरी वाइफ लगभग 48 घंटे के आसपास, मतलब एक दिन पूरा, नेक्स्ट डे हाँ 48 नहीं 12 जो लगभग 36 घंटे के आसपास वो पेन में रही। उसके बाद उसकी बस हो गई, क्योंकि क्या होता है यार, शरीर में कितनी जान से कोई भी कितनी देर सह सकता है, 1-2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, तो वो अलग बात होती है। पर जैसे उन्होंने वो डोज दी ना, तो जैसे ग्लूकोज में उन्होंने पहले उसकी रखा 3 ml पर आवर, वो मेडिसिन 3 ml पर आवर के हिसाब से जाने लगी, इसके दर्द होने लगे, थोड़े दर्द हुए, फिर उन्होंने वो कर दी 6 ml पर आवर। तब तो भाई ये कांप गई कि दर्द हो रहा, रो ये कंटिन्यू, पर इसमें बहुत सहन करा। ठीक है, तो वो बीच बीच में आके चेक करते हैं, मतलब हाथ में ग्लव्स वगैरह डाल के, वो अंदर डाल के चेक करते हैं डॉक्टर्स कि कितना आपका फेस ओपन हो चुका है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो आपको बताते रहते हैं कि 4 सेंटीमीटर हो गया, 2 हो गया, फिर वो दोबारा से कंटिन्यू बढ़ा। जब भाई उन्होंने वो डोज 12 ml पर आवर पे लेके गए ना, वो ये दर्द 5 मिनट भी नहीं सहा, कांप गई है, रोने लगी बहुत जोर जोर से। और एपिड्यूरल इंजेक्शन है भाई, उसकी नीड एक और भी है इंडियंस लोगों की, एशियंस लोगों की। हमें वहाँ पे एक डॉक्टर्स मिल गई थी कि रीढ़ की हड्डी में लगता है, तो इससे आपकी सारी लाइफ रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है। ये सबसे बड़ा मिथ है, इस कारण लोग वो इंजेक्शन नहीं लगवाते हैं भाई। देखो, अगर आप सहन कर पाते हो, कोई भी यार मेडिसिन है वो नुकसान तो करती ही है अपना कहीं, पर आई थिंक सो आपको इंजेक्शन लगवा लेना।
ओके, टाइम के हिसाब से ही वो इंजेक्शन लगा लेना चाहिए, कि ना तो बहुत जल्दी ना ही बहुत लेट सहनेगा। जब आपको लगे कि नहीं यार दर्द मेरे हो रहे, अब मैं इसे सहन नहीं कर पाया, वो इंजेक्शन आपकी रीढ़ की हड्डी में लगेगा। उसके बाद आप बिल्कुल रिलैक्स, आप एकदम नॉर्मल हो जाओगे, आपको पता नहीं लगेगा। बट इट इज सेफ। हाँ से आपकी वाइफ ने यूज, हाँ, मेरी वाइफ ने यूज किया। कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें? नहीं, अगर आप इन केस भगवान ना करे आप सी सेक्शन के लिए जाते हो, ओके, तब तो आपको 100% वो इंजेक्शन लगवाना ही पड़ेगा। कुछ नहीं पता है ना। और अगर आपको मतलब नेचुरली दर्द हुए तब वो 4-5 घंटे दर्द होगा, और 8-9 घंटे दर्द के बाद आपकी डिलीवरी हो जाएगी। अपना अपना शरीर होता है, तभी कहते हैं आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाती है कि आप हर चीज़ से लड़ पाओ, क्योंकि पर एक टाइम के बाद हार जाता है भाई, सब कोई हार जाता है। यहाँ पे 3-4 तरीके के इंजेक्शन चलते हैं। एक तो एपिड्यूरल, मैंने आपको जो बताया, वो तो सबसे एंड है, वो सबसे बाद में यूज़ करते हैं। एक और उससे पहले लगाते हैं ये पट में इंजेक्शन सबको, ओके, साइज में या थाई में। तो मेरी वाइफ ने, हमने पहले वो लगवाया उसकी थाई में, उससे इसे नींद आ गई। LSP एनेस्थीसिया। उस जैसा ही था वो कुछ, पर उसका नाम कुछ अलग था, उसका नाम भी मैं आपको बता दूँ। तो वो पट में लगाया, उससे 5 घंटे के आसपास रिलीफ मिला, इसे नींद आई है, सोने की ट्राई करी इसने भाई। तो 5 घंटे बाद वो दर्द नहीं खत्म करता, वो नींद ले गया आपका, ठीक है। तो जब और टाइम बीता फिर हमने भाई एपिड्यूरल लगवाया, इसे फिर रिलैक्स हुआ, इसे हाँ ठीक है, पर वो चलता रहा। वो अपना जो दर्द है ना, वो सिस्टम में शो होते रहता है, आपको दर्द नहीं बंद होते आपके, कभी ये मिथ नहीं है। बस आपको यहाँ फील नहीं हो रहा है, नीचे वो चीज चल रही है। हाँ, आपको फिर दिमाग में तो पता नहीं लग रहा, तो पर वो दर्द आपके चल रहे हैं, सिस्टम में शो होते हैं, आपको पेन्स हो रहे हैं नहीं हो रहे। ओके, तो जब आपका फेस ओपन हो जाता है तो वो आपको डिलीवरी के लिए ले जाते हैं। एक्चुअली मेरी बारी में भी भाई उन्होंने बहुत इंतजार करा, ये बहुत, पता नहीं यार डॉक्टर, क्योंकि 1-2 नर्स होती है, जब आप लेबर में चले जाते हो तो नर्स परमानेंट हो जाती है आपके पास। भाई सबसे मेन बात जो मैं बतानी भूल गया, कोल्ड कफ ना करके जाना अपने, कुछ भी हो जाए जब आप डिलीवरी के लिए जा रहे हो, आपको कोल्ड और कफ नहीं होना चाहिए। लंदन में होता है, ओके, ऐसा, आपसे ऐसा ट्रीट किया जाएगा जैसे आप एक कोविड पेशेंट। ओके, आप समझ रहे हो ना कि कोविड पेशेंट क्या है, सबको पता ही है कि कोई छोटा भी नहीं है। आपके पास वो तभी आएगी जब उन्हें जरूरत दिखेगी। हमारे कमरे के बाहर बैठे रहे, एक्चुअली इसके हो गया था कोल्ड और कफ हो गई थी इसके जाने से पहले। तो RSV इन्फेक्शन कहते हैं इसे, तो कोल्ड और कफ का इन्फेक्शन होता है। पर ये जब थोड़ा सा बढ़ जाता है ना, तो ये बेबी के लिए बहुत हार्मफुल होता है। जो क्योंकि अगर हॉस्पिटल में माहौल होता है, सभी बेबीज का ही माहौल होता है, वो लेबर वार्ड वाला, तो भाई आपको गलती से भी ये ना हो, उसके लिए आप पहले से ही, जैसे 9 मंथ शुरू हो, कोई ऐसी चीज़ें ना खाए जिससे आपको कोल्ड कफ हो, ऐसे आउटिंग में ना जाए। आपकी वाइफ पहले ही सांस लेने में दिक्कत है, आपके मुंह पे मास्क, वाइफ के मुंह पे मास्क। मैं 3 दिन एक कमरे में बंद रहा भाई, मैं बाइक के साथ। हाँ, अपनी वाइफ के साथ। मैं बाहर जाता था, कई लोगों को स्मोकिंग की भी आदत होती है, वो तो आप भूल ही जाना वहाँ जाके कि, पर मुझे तो है नहीं ऐसी, पर मैं फिर भी यार बाहर जाना पड़ता था। जब 2-3 बार से मैं ज़्यादा मैं बाहर गया, वो बोलने लग गए कि अब आप जब तक नहीं, आप बाहर नहीं जा पाओगे। तो ये आपको बाहर जाने की रिस्ट्रिक्शन इस वजह से थी बिकॉज आपकी वाइफ को कोल्ड एंड कफ है, या हर एक पेरेंट को ये रिस्ट्रिक्शन रहेगी? हर एक पेरेंट्स को रहेगी कि देखिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं जा सकता कोई, लाइक हर 10 मिनट में जा रहा है, पर हमें कुछ एक्स्ट्रा थी क्योंकि मेरी वाइफ को कोल्ड और कफ था। हमें तो एक कोविड पेशेंट की तरह भाई ट्रीट किया गया था कि हमें एक कमरा दे दिया, उसमें हमें बाहर, मैं तो बाहर ही नहीं निकला था भाई, लगभग 24-27 घंटे तो मैं बाहर निकला ही नहीं था, कि उन्होंने अंदर ही वो रखे। पानी चाहिए वो भी अपने आप दे के आएंगे, बाहर रख के चले जाएंगे, ले लो। तो आप अक्सर ये ज़रूरी बात है कि आप यार इससे बचिए। और कोई और कुछ अगर आपका एक्सपीरियंस हो जो आप शेयर करना चाहें कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान, जीपी से या फिर इमरजेंसी में, जो आप शेयर करना चाहें कि कोई मिस्टेक कोई ना करे, या कोई एक टिप और ट्रिक हो जिस वजह से उनके लिए इजी हो जाए किसी कपल के लिए? हाँ भाई बिल्कुल, सबसे मैं जो बता रहा हूँ भाई, एक्सरसाइज करो, हेल्थी फूड खाओ, और कुछ इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आयरन की कमी हर एक लेडीज में होगी भाई। ओके, आयरन ब्लड आपका डाउन हो जाएगा अगर आप डिलीवरी में जाते हो, लाइक फोर्सेप डिलीवरी के लिए जाते हो, या सीसेप ब्लड डाउन जाएगा, तो आप
पोमेग्रेनेट अपना पहले से ही खाए, लाइक अनार पहले से ज़्यादा खाए, जिससे आपका खून बढ़े। आयरन की टैबलेट्स कंटिन्यू ले, प्रेग्नेंट केयर कंटिन्यू ले, स्किप ना करें। मेरी वाइफ ने भाई बहुत बार स्किप करी है, तो जिस वजह से उसे इन चीज़ों का तब नहीं पता लगता यार, अब तो हमें आज ही में टाल देते, आज ले ली, 3 दिन छोड़ दी, 2 दिन ले ली। तो पर जब आप उस टाइम पे जाते हो उसके बाद बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो आप ये चीज़ें कंटिन्यू ले, ताकि आपका शरीर तैयार हो हर तरीके से। क्योंकि सारे नॉर्मल ज़्यादातर लोग आए हैं भाई, शहरों से आए हैं, ना गाँव का खाना पीना है, पुराने वाले खाना पीना नहीं है सब कि जो पहले तो घरों में ही डिलीवरी होती थी, गाँव का घी दूध इतना ताकतवर। भाई मेरे 2-3 भांजे घर में ही डिलीवर हुए हैं, मेरी मदर ने ही किया हुआ उनकी डिलीवरी का। और यहाँ अब फूड बदल चुका है, सबसे मेन बात फूड बदल चुका है सबको। तो हमारे सीरीज में भाई नहीं है, स्टेमिना नहीं है, तो आप अपना प्रिपेयर रहे। इसके बहुत ज़्यादा कपड़े ना इकट्ठा करें, जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। और अपना क्या बोलते हैं, जब नॉर्मल डिलीवरी के लिए जाते हैं तो मैं बताता हूँ। तो अब मैं आपको बता रहा था फोर्सेप डिलीवरी क्या होती है, कि जो मेरी वाइफ की डिलीवरी हुई, क्या होते हैं नॉर्मल डिलीवरी की, जस्ट बच्चा ऐसे ही अपना आ जाता बाय हैंड वो निकालते हैं। फोर्सेप डिलीवरी होती है सत्यम, एक क्लिप होता है लाइक पलक्कड़ टाइप जैसे, ओके ऐसे खुलने वाला, तो वो इंसाइड करते हैं, उससे उसका माउथ पकड़ते हैं, सिर पकड़ते हैं पूरा, और उसे निकालते हैं। क्यों उसका यूज करा जाता है, कई बार क्या होता है बच्चा अंदर सीधा नहीं रहता, हाँ बच्चा मुड़ जाता है, टेढ़ा हो गया, घूम जाता है। मेरी वाइफ का भी ऐसे, हमारा बेबी भी अंदर टेढ़ा था, मतलब जैसे ऐसे होना चाहिए तो वो ऐसे हो रहा था। तो उसे पहले चिमटे से सीधा करा, फिर उसे निकाला भाई। और हाँ, आप यूके में हो, लेबर के टाइम पे आपको अंदर एक बंदा अलाउड होगा। ओके लेबर के टाइम पे जब आप अंदर चले गए, मतलब जब डिलीवरी का प्रोसेस होगा, ओके क्योंकि यहाँ बहुत सारी डिलीवरी रूम्स में ही हो जाती है। पर अगर आप दूसरी डिलीवरी के लिए जाओगे, जैसे सी सेक्शन के लिए, मतलब हमारी डिलीवरी होती है थिएटर में। अगर हम हेज में रहते हैं तो मतलब वो थिएटर बोलते हैं, जैसे ऑपरेशन थिएटर टाइप पर, उसे ऑपरेशन थिएटर है, थिएटर बोलते हैं। और एक लेबर रूम दे देते हैं आपको, जिसमें आपके पेन्स उठते हैं, तो आपकी वैसे बेसिकली डिलीवरी वो वहीं पे करते हैं। पर अगर उन्हें दिखता है कि क्रिटिकल है तो वो थिएटर में ले जाएंगे। ओके उस टाइम अगर आपका सी सेक्शन होता है सकते, तो आपको एक बंदा अलाउड है, वो आपका हस्बैंड ये ऑब्वियसली होगा, ठीक है, और कोई बंदा अलाउड नहीं। ये जितना भी आपको बताया कि इन्फेक्शन हुई, डिलीवरी हुई, इंजेक्शन हुआ, ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था सर। चाहे आप कोई इंजेक्शन लेना चाहो, स्पेशल मेडिसिन लेना चाहो, या आपका डिलीवरी के बाद कुछ इन्फेक्शन है, कुछ भी है, तो बेड है, डॉक्टर ट्रीटमेंट है, सब कुछ, एवरीथिंग इज फ्री। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है सत्यम। कुछ भी आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस आपको अपनी पर्सनल थिंग्स के लिए पे करना पड़ता है, और कुछ भी पे करने की आपको जरूरत नहीं। यहाँ पर इसमें एक चीज है, जैसे आप लेस्टर की तरफ रहते हैं, हाँ जी, कैटरिंग की तरफ रहते हैं, उस तरफ रहते हैं, तो क्या होता है वहाँ हॉस्पिटल में आपको ना अपने डॉक्यूमेंट की लिस्ट देनी पड़ती है। लाइक आप स्टूडेंट हो तो वो आपको एक लेटर देते हैं, उसमें आपका BRP, पासपोर्ट, आपकी कंपनी का एड्रेस, को सब कुछ इनबिल्ड करके देना पड़ता है, नहीं तो बाद में वो बिल भेज देते हैं। ओके 60-70 हजार का बिल भेज पाउंड का। 60-70 मेरी फ्रेंड को एक बिल मिला है, मैं भी स्टेट था यहाँ पे। पर अगर आप हेज साउथवॉल की तरफ रहते हो तो ये आपको ब्लू बुक बना देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, मतलब अपने 60,000 पाउंड्स के बिल का? उसके लिए तो भाई वो केस चल रहा है उनका, अभी उनका रिसॉल्व नहीं हुआ है, तो वो केस ये बाद में उलझने वाला काम है, ठीक है। तो उससे पहले है कि आप अपनी डॉक्यूमेंट पहले ही मेक श्योर आप या हेज में भी हो, कहीं भी हो, आप 2-3 बार कंफर्म कर लो रिसेप्शन से। मैंने तो भाई कंफर्म किया बार बार, क्योंकि उसने मेरे माइंड में डाल दिया था कि बिल आ जाएगा। भाई अगर मेरा 60,000 पाउंड बिल आ गया तो रहते हैं, आपको पता ही है 7 लाख रुपए। हाँ जी, तो आप बस इस बारे में तो क्या इस बारे में आप बहुत ज्यादा केयरफुल रहें जब भी आप अपने जीपी पे जाएं, या वहां से फिर जब भी आपको कोई हॉस्पिटल अलॉट होता है वहां जा रहे हैं, रिसेप्शन पे कंफर्म कर लें कि इज देयर एनी डॉक्यूमेंट आई नीड टू गिव इट टू यू और एनीथिंग, जस्ट बी अवेयर ऑफ इट। यस सत्यम। तो मैटरनिटी अलाउंसेस पे आते हैं, अब मे बी हम यहाँ से फिनिश हो चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। तो मैटरनिटी अलाउंस की इनकी वाइफ को कोई NI पे एज सच जॉब नहीं थी जो इनकी वाइफ को मैटरनिटी अलाउंस देती, तो इन्होंने गवर्नमेंट से मैटरनिटी अलाउंस लिया। वो इन्होंने कैसे लिया वो जानते हैं। हाँ, मेरी वाइफ को हमने वहीं पे तो रजिस्टर्ड थी हो सकता है,
पर उसे उसका टाइम पूरा नहीं हुआ था जिसके बाद वो मैटरनिटी की अलाउंस होती उसकी एलिजिबल हो पाती हो। तो लाइक 3 महीने बाद हमने अप्लाई करने की सोची थी, 28 वीक के बाद तो उन्होंने बोला हमें कि भी हम आपको पे नहीं कर सकते। उन्होंने अपने एक लेटर पे दे दिया। तो मेरी वाइफ ने थोड़ा नेट पे सर्च करा, पर मैं आपको सीधा सा बताऊं तो आपको उसके लिए जाना है गूगल पे, सर्च करना है मैटरनिटी अलाउंस। तो वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा SMP फॉर्म, वो आपको ऑनलाइन ना फिल करने की बजाय आप उसे ऑर्डर करके मंगवा लो अपने डिलीवरी एड्रेस पे। उसमें आपको पूरी बुक भी आएगी एक साथ में कि आपकी क्या क्या रेशो कि आपकी लाइक उसमें जब फॉर्म भरोगे ना तो 100 क्वेश्चन है उस फॉर्म में। तो ये डिलीवरी घर पे आना फ्री है? हाँ वो नहीं, वो थोड़ा 2-3 पाउंड की लगता है उसमें, शायद कुछ ज़्यादा नहीं लगता है उसमें। तो वो आप मंगा लो, वो बहुत हेल्पफुल होता है मंगाने का। हमने भी मंगाया था। तो उस हिसाब से आपको वो पूरा भरना है, फॉर्म भरना है। उसके साथ आपकी सब कुछ ओरिजिनल आपको वापस भेजना है। उसमें हर कुछ लिखा होगा, यहाँ भेजना है, इस एड्रेस पे भेजना है, ये फॉर्म मतलब उसमें ये चीज़ें भरनी है, लाइक आपकी जॉब कब से शुरू है, आपका नाम, ये सारी चीज़ें आपको एग्जैक्ट देख के भरनी है। आपको किस चीज़ के लिए चाहिए, लाइक कि वो पेमेंट आपको क्यों चाहिए, वो ये पूछते हैं आपको ये पेमेंट क्यों चाहिए। तो उसमें आप डाल सकते हो कि मुझे अपनी पर्सनल केयर के लिए चाहिए, मेरी बेबी के न्यूट्रिशन के लिए चाहिए, हम रेंटेड हाउस पे रहते हैं तो उसको, और अर्न करने वाला अकेला है तो हमें उसके लिए चाहिए। तो आप ये चीज़ें उसमें अपने तरीके से आप डाल सकते हो। तो उस फॉर्म में क्या होता है, जब उसमें बुक आती है एक्सेप्टेंस, तो उसमें लगभग हर मंथ के हिसाब से डेट्स होती है, पूरे 2 साल की डेट्स होगी उसमें। आप एक डेट डालोगे, एक डेट सेलेक्ट करोगे, लाइक आपकी उसमें हर एक डेट लिखी हुई है, तो वो 6 डेटें निकल जाएंगी। लाइक कब बिफोर स्टार्ट, मतलब ऐसी होती है उसमें 6। जब आप जाओगे उसमें आपको पता लग जाएगा। तो आपको सिर्फ अपनी सिलेक्ट करनी है डेट, डिलीवरी डेट, कि लाइक आपकी 23 है तो उसके हिसाब से वो 5 डेट का कॉलम बना होगा, वो 5 डेट आपको लिखने चलेगा। ठीक है, ओके। तो वो फॉर्म आपका बहुत हेल्पफुल होएगा। उसके साथ आपका भाई मैट B1 जाएगा, जो आपको GP आपको प्रोवाइड करा देगा, मिडवाइफ प्रोवाइड करा देगी आपको, SMP जाएगा, आपकी सैलरी स्टेटमेंट जाएगी, जो आपकी कंपनी आपको रिटर्न में जो प्रोवाइड करेगी व्हाई वी आर नॉट अलाउंस, वो प्रूफ जाएगा, वो प्रूफ जाएगा। अभी आपकी फ्रेंड को हमने एक को बताया भी है, देखो उसका क्या रहता है, उनका हो चुका है, उनका 10 डेज से इवन अभी 2-3 डेज पहले उनको फोन आया था। उनका विद इन नेक्स्ट वीक से उनकी भी पेमेंट शुरू हो जाएगी। मेरे एक कज़न ब्रदर है, उनकी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी, तो उनको मैटरनिटी अलाउंस नहीं मिला। तो मैंने उनसे अरमान जी की बात कराई, तो इन्होंने उनका वो फॉर्म फिल करवाया, अब उन्हें वो शुरू हो चुका है। अगर आपको भी कोई इशू आ रही है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं अरमान जी की ID भी मेंशन कर दूंगा इंस्टाग्राम की, आप डायरेक्ट इन्हें भी DM कर सकते हैं। जितनी हो सकेगी हम आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे।